नमो तस्स भगवतो। क्योंकि जब आप न्यूरो साइंस की बात करते हैं, जब हिस्ट्री ऑफ न्यूरो साइंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि भाई दुनिया में न्यूरो साइंस का जनक अरिस्टोटल को माना जाए। लेकिन 2500 साल पहले बुद्ध ने जो कुछ भी कह दिया वो आज न्यूरो साइंस उसी चीज को ऑथेंटिकेट कर रहा है। का 2500 वर्ष हम लोग मना रहे थे, तो पंडित नेहरू 2500 वर्ष के अवसर पे व्याख्यान देने कैम्ब्रिज पहुंचते हैं और वहां उन्होंने एक पूर्ण रूप से विकसित पाली विभाग वो देखते हैं तो उन्हें बड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता है। हालांकि इससे पहले मेरे विश्वविद्यालय की स्थापना 1951 में 20 नवंबर को कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पे उन दिनों बौद्ध अध्ययन विषय न होकर पाली विषय था और बौद्ध दर्शन विषय था। लेकिन 1956 में बौद्ध अध्ययन नाम से दिल्ली विश्वविद्यालय में नेहरू जी के प्रेरणा से यह विश्वविद्यालय बना, विभाग स्थापित हुआ। पीवी बापट आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े बौद्ध विद्वान के अपने युग के, उनकी अध्यक्षता में यह विभाग स्थापित हुआ। और वहीं से इस बात का संकेत पूरे देश को मिला कि बौद्ध अध्ययन का अर्थ क्या होगा। बौद्ध अध्ययन में क्योंकि आपका विश्वविद्यालय भगवान बुद्ध के स्थान पे है, जन्मस्थली तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरा बाल्यकाल और युवा काल यही उनका बीता। उनका एक एक कण में उनकी आभा बिखरी हुई है, उनके उपस्थित होने का आभास हमें मिलता है। तो बौद्ध अध्ययन में एक मिनी फैकल्टी बनाया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन नाम उसका विभाग ही रहा, बौद्ध अध्ययन विभाग। उसमें 6 स्पेशलाइजेशन किए गए और कहीं भी माननीय कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित हैं, जब भी आप बौद्ध अध्ययन की परिकल्पना करें तो कम से कम 6 विभाग तो होना ही चाहिए। उसके अंदर में एक पाली विभाग बनाया उन्होंने, पीवी बापट ने। नेहरू जी ने पूरी स्वतंत्रता दी थी, क्योंकि उनको शर्म का एहसास हुआ कि कैम्ब्रिज में हमारे भारत से 50 वर्ष पहले वहाँ बौद्ध अध्ययन की पढ़ाई हो रही है और भारत में इसकी व्यवस्था नहीं है, ना के बराबर। खैर, मेरा विश्वविद्यालय नवनालंदा महाविहार इस दिशा में बहुत आगे प्रयास कर रहा था। पहला त्रिपिटक भारत में प्रकाशित वहीं से हुआ। आज भी हम लोग दुनिया के कई रिकॉर्ड हम लोगों के पास हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी हम लोगों ने पाली की प्रकाशित की है। 9 वॉल्यूम में पाली हिंदी डिक्शनरी प्रकाशित हुई है, जो अभी इसकी घोषणा जब मैंने G20 में कल्चरल मीट में किया तो G20 के लगभग 10 देशों से ये डिमांड आया कि उसका अनुवाद हमारे देश की भाषा में की जाए। खैर, तो पहला पाली विभाग का स्थापना, पाली जोड़ा गया स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञता के रूप में, दूसरा संस्कृत, तीसरा टिबेटन, चौथा चाइनीज, 5वां हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, 6ठा फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। ये 6 स्पेशलाइजेशन के बिना बौद्ध अध्ययन की परिकल्पना अधूरी है। यह सिलसिला चलता रहा और इसी बीच विश्व में घटनाएं घटती रहीं। यूं तो सारे के सारे जो अध्ययन के विषय हैं बहुत डायनामिक होते हैं, गतिशील होते हैं, लेकिन
बौद्ध अध्ययन में पिछले 100 वर्षों में गतिशीलता कुछ अधिक पाई गई है। जब से आप लोग देख रहे हैं औद्योगिक क्रांति के बाद जो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट आया, तो उसने क्या किया, हम पूरी दुनिया के एक एक नागरिक को कंज्यूमर बना दिया। आज जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है और मॉडर्न मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें एक एक व्यक्ति कंज्यूमर है। मैनेजमेंट तो इसी हिसाब से समाज को देखता है कि वो एक एक व्यक्ति को पोटेंशियल कंज्यूमर समझता है। इस बात से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग हिले हुए हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो वैकल्पिक व्यवस्था की ओर देख रहा है, और कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि आज दुनिया में, एशिया में और यूरोप में 2 जगह पे भयंकर युद्ध चल रहा है, रूस का यूक्रेन के साथ और हमास के साथ इजराइल का। और हमारी लिप्सा इतनी बढ़ी हुई है कि हम दोनों को हथियार बेचने में लगे हुए हैं। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। विकसित देशों को इसकी चिंता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना डिफेंस एक्सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ाए। इसको लेके पूरी दुनिया में एक पैरेलल थॉट प्रोसेस चल रहा है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली ही कहेंगे, बौद्ध धर्म और बौद्ध अध्ययन इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले शुमाकर ने एक पुस्तक लिख डाली, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। शुमाकर की एक पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें उसने बुद्धिस्ट इकोनॉमी एक नया टर्म दिया, और नया टर्म आने के बाद बुद्धिस्ट स्टडीज का दायरा बढ़ गया। शुमाकर ने वो दायरा बढ़ा दिया और पूरी दुनिया के लोग इस दिशा में सोचने लगे। उसकी किताब इतनी प्रसिद्ध हुई, इतना लोकप्रिय हुआ। उसके साथ तुरंत ही इंट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, द रेलिवेंस ऑफ बुद्धिस्ट वैल्यूज इन कंटेम्पररी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्नेस्ट C.H. NG की किताब आ गई। माइकल शुमाकर के किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल के सपोर्ट, और एक नया फैकल्टी, एक नई चिंतन धारा स्थापित हो गई। हंगरी में बुडापेस्ट ने, वहां एक संस्थान ने फैकल्टी ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्थापित कर दिए, और बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्थापित होने के बाद लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया। दूसरी किताब आई क्लेयर ब्राउन की, बुद्धिस्ट इकोनॉमी एंड एनलाइटेंड अप्रोच टू द एबिस्मल साइंस। ये शुमाकर हर जगह अपनी छाप छोड़ता रहा, और अब थाईलैंड में, पहले तो वियतनाम के हैं, लेकिन थाईलैंड में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, वो इस दिशा में बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद विजडम ऑफ सस्टेनेबिलिटी, द बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स फॉर 21st सेंचुरी, सुलभ शिवराक्ष एक बहुत बड़े सोशली इंगेज थिंकर है, सोशली इंगेज बुद्धिस्ट है, उनकी किताब आती है। क्योंकि हम लोग तो, मैं भारतीय इंडियन एकेडमिया को कम करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग एक बनी बनाई लीग पर चलने के अभ्यासी हो गए हैं। जब बाहर में ये चीजें स्थापित होंगी तब हम लोग जो है इस पे काम करना शुरू करेंगे। थाईलैंड के विश्वविद्यालयों में इस पे
काम शुरू हो गया है। यूएस के यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स की बात शुरू हो गई है। इसके बाद द धर्मा एंड सोशली इंगेज बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, जोएल मैग्नुसन की पुस्तक आती है। वो भी बहुत ज्यादा इस चीजों की वकालत करता है कि अब एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए। इसके बाद उसी जोएल मैग्नुसन की दूसरी किताब है फ्रॉम ग्रिड टू वेल बीइंग, ए बुद्धिस्ट अप्रोच टू रिजॉल्व आवर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब एक अलग दुनिया अकेडमिया में खड़ी हो गई है जो इस पे निरंतर कार्य कर रहा है। तो मैंने जो कहा कि बौद्ध अध्ययन की स्थापना में कम से कम 6 अवयव जोड़े जाएं, पाली, संस्कृत, टिबेटन चाइनीज, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अब मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। अब इस 6 से काम नहीं चलेगा। अब अप्लाइड बुद्धिज्म, अप्लाइड बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करनी पड़ेगी। और अप्लाइड बुद्धिस्ट स्टडीज में अब हमारा बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट भी आ जाएगा। लेकिन दूसरी समस्या जिससे मैं भी जूझ रहा हूं, जो यूजीसी का टीचर टॉट रेशियो है 1:40, ये यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूरा देश, आप लोग इसमें से बहुत लोग साइंस के लोग होंगे, कंप्यूटर्स के लोग होंगे, टेक्नोलॉजी के लोग होंगे, आपके सामने तो ये समस्या नहीं है। लेकिन जो इंडोलॉजी के लोग हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। छात्रों, अच्छे छात्रों, कुलपति महोदया से मेरा आग्रह है कि इसमें टीचर टॉट रेशियो पर ध्यान न दिया जाए। अगर 10 विद्यार्थी भी आए और उसको हम 2 साल के लिए अगर रखेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए कम से कम 5 साल। क्योंकि 2.5 साल तो उसको प्राइमरी सोर्सेज पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो प्राइमरी सोर्सेज नहीं पढ़ेगा, पाली, संस्कृत और या चाइनीज अथवा टिबेटन, तो वो अप्लाइड बुद्धिस्ट स्टडीज पे सोच भी नहीं सकता। उसको मास्टर तो होना ही पड़ेगा पाली एवं संस्कृत बुद्धिज्म में, साथ ही साथ या तो तिब्बतन या चाइनीज बुद्धिज्म, तब जाके वो बुद्धिस्ट स्टडीज का छात्र हो पाएगा। हम लोग अपने यहाँ आने वाले 2-3 वर्षों में इस चीज को यूज करना, अप्लाई करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये इतना वास्ट विषय, इसका प्राइमरी सोर्सेज जब तक नहीं समझेंगे आप अप्लाइड बुद्धिज्म की बात ही नहीं कर सकते। ये तो मैंने अभी दुनिया में जो आप बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट स्टडीज के रेलिवेंस पे बात करने में आया हूँ, तो अभी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पे बात किया। अब एक दूसरा फील्ड खुल गया जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। वो फील्ड है, वो क्षेत्र है बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस का। 1913 में जब बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद रैश डेविड्स और उसकी पत्नी के द्वारा, जब उनकी पत्नी ने शुरू किया और किया, तो अभिधर्म का जब अनुवाद किया तो उन्होंने उसके आधार पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। और उसने कहा कि इसमें पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन जो है वो साइको एथिकल दर्शन है, इसमें और कुछ है ही नहीं। दर्शन के जो लोग हैं, प्रोफेसर तिवारी सर बताएंगे। रैश डेविड्स की, मिसेज रैश डेविड्स की पुस्तक आई, उसके बाद इस दिशा में ताका लग गया और 1950 में, 50 के दशक में जब साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स
तीनों अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे पूरे विश्व में, तब बौद्ध मनोविज्ञान भी उसमें शामिल हो गया। और रून जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि भाई ये बौद्ध मनोविज्ञान जो है ये कंटेम्पलेटिव साइंस है। मेटाफिजिक्स को उसने कहा कि ये कंटेम्पलेटिव साइंस है, पूरा का पूरा साइंस है, और इसके बिना हम काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की बात सोच भी नहीं सकते। उसके बाद एलन वेलेस बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आज अभी जीवित हैं, बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने उस कंटेम्पलेटिव साइंस को बहुत आगे बढ़ाया और उनका सांता बारबरा इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पलेटिव साइंस कैलिफोर्निया में चल रहा, बहुत बड़ी संस्था है। वो खुद भी डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, अब वो बहुत भिक्षु हो गए। इसके बाद इवान पैवालोव थे और जेबी वाटसन, इन्होंने काम शुरू किया। बीएफ एस्कीमर ने काम इस पे काफी कुछ इस कार्य को बुद्धिस्ट साइकोलॉजी और बुद्धिस्ट न्यूरोसाइंस को आगे बढ़ाया। क्योंकि जब आप न्यूरोसाइंस की बात करते हैं, जब हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइंस पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि भाई दुनिया में न्यूरोसाइंस का जनक अरिस्टोटल को माना जाए, लेकिन 2500 साल पहले बुद्ध ने जो कुछ भी कह दिया वो आज न्यूरोसाइंस उसी चीज को ऑथेंटिकेट कर रहा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हम किसी भी चीज को आंख से नहीं देखते हैं, आंख तो एक डेटा रिसीवर है, हम किसी भी चीज को ब्रेन से देखते हैं। ये कौन कहता है? न्यूरोसाइंस कहता है, मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो हम 3 चीजों का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी चीज को कॉग्नाइज करने में। एक तो सेंस ऑर्गन होता है, दूसरा उसका ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा रिलेटेड कॉन्शियसनेस होता है, चक्षु, उसके बाद रूप, रूप मतलब फिजिकलिटी, चक्षु, रूप और चक्षु विज्ञान। तो जो चक्षु विज्ञान है हम उससे किसी भी चीज को देखते हैं। ये 2500 साल पहले उसने भगवान बुद्ध ने कह दिया, 2700 साल पहले, सॉरी। और वेस्ट वाले कहते हैं कि न्यूरोसाइंस का जनक अरिस्टोटल को माना जाए। इसके बाद एक और घटना घटती है। विलियम जेम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विलियम जेम्स बहुत बड़े न्यूरोसर्जन थे। वो ब्रेन को ऐसे खोलते थे जैसे उनके लिए कोई बहुत छोटी चीज हो, लेकिन ब्रेन के सॉफ्टवेयर को वो नहीं जानते थे, बहुत परेशान हो गए, रादर वो डिप्रेशन में चले गए। तो उनको उनके मित्रों ने कहा कि तुम भारत चले जाओ। भारत एक ऐसा देश है, उसके सारे स्क्रिप्चर जो हैं, उपनिषद हैं, वेद के कुछ भाग हैं, सब जो है सो वो उसके सॉफ्टवेयर की ही बात करता है, ब्रेन के फंक्शनिंग की ही बात करता है। तो वो भारत आते हैं और यहाँ आने के बाद लेकिन फिर बेईमानी कर जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो ऑलरेडी उसको पाली लिटरेचर में नदी स्रोत विये कहा गया है कि आपका जो कॉन्शियसनेस का फ्लो है वो नदी की धारा के समान वो चलता रहता है और जन्मों जन्मों तक चलता रहता है, जैसे कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन उसको जो है यहाँ से जब काफी ट्रेनिंग के बाद गए, विलियम जेम्स जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ, आवर कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक अ स्ट्रीम। खैर जो भी है, तो ये काम चल ही रहा है। तो इसी बीच क्या है कि अपने ही देश के रामचंद्रन हैं जो बहुत बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट हैं यूएस में, जिनका टेल ब्रेन है, उनकी किताब बहुत प्रसिद्ध किताब। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का कंक्लूजन न्यूरोसाइंस का यही है कि न्यूरोसाइंस अभी भी बहुत मिस्टीरियस है। माइंड मैटर रिलेशनशिप को समझना बहुत मुश्किल है।
लेकिन और ब्रेन के डिफॉर्मिटी को बिना ऑपरेशन के ठीक करना भी बहुत मुश्किल है। तो वेस्ट से ही एक साइंटिस्ट आते हैं जॉन बरेला, उन्होंने और एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया न्यूरोप्लास्टिसिटी का। आप लोग जैसे ही डालेंगे गूगल पे न्यूरोप्लास्टिसिटी तो उसका डेफिनेशन आएगा। ब्रेन को अल्टर करना, ब्रेन को करेक्ट करना, वो सारा न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा किया जा सकता है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे आप जनरेट करेंगे, तो वो आप मेडिटेशन के थ्रू करेंगे, करेक्शन ऑफ थॉट के थ्रू करेंगे। नहीं, करेक्शन ऑफ थॉट कैसे होता है इंडिया, इसमें पूरी दुनिया में मतलब टॉप शीर्ष पे है। यहाँ पे पान के दुकान पे भी साइकोथेरापी होता है। आप लोग बिहार उत्तर प्रदेश से हैं तो साड़ी के दुकान में भी साइकोथेरापी होता है। कोई डिप्रेशन में जाता है तो सब ताड़ी पीने वाला कहता है क्या हुआ तुमको, कहा कि मेरी पत्नी भाग गई, कहा कि बस इसी बात के लिए डिप्रेशन में आ गया, अरे चलो उठा के ले आते हैं। अब उस आदमी को लगता है कि इतना आदमी मेरे प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है, उसका साइकोथेरापी शुरू हो जाता है। फिर एक कहता है कि अरे एक भाग गई, हम दूसरी शादी करा देंगे, तुम एक के चक्कर में पड़े हुए। अब वो मतलब मैं केवल एग्जाम्पल, एक ल्यूक्रेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उसका माइंड का मेकअप शुरू होता है, नया कंस्ट्रक्ट शुरू होता है। तीसरा कहता है कि कल से जो उस पत्नी का नाम लिया जो भाग गई, तो इतना पीटेगी कि मत पूछो, तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। धीरे धीरे वो जो डिप्रेशन का कारण है वो खत्म होने लगता है। ये पान के दुकान पे भारत में साइकोथेरापी काउंसलिंग होता है। तो जॉन बरेला का कहना है कि ये पूरा का पूरा, चूंकि इंडिया तो अभी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के कारण जो मोबाइल है, जो चीजें हैं, नहीं तो गांव में सारे एक साथ बैठते थे, यूनिवर्सिटीज में शाम में किसी प्रोफेसर के घर पे छोटा छोटा ग्रुप बैठता था पहले, वो एक बहुत बड़ा टूल था। अब तो जब से टेलीविजन का आक्रमण हुआ है और मोबाइल का आक्रमण हुआ है, तब से ये सारी जो हमारे टूल्स थे वो खत्म हो गए, जो बहुत जरूरी था। तो जॉन बरेला ने कहा कि नहीं, अब जो है हम ब्रेन को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा क्लॉटिंग है तो इसको मेडिटेशन से क्लॉटिंग को खत्म कर सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि कुछ ना कुछ पोर्शन डेड हो जाता है, जो कि वो डेड ही रहता है, बाकी पोर्शन उसको मेकअप कर लेता है। लेकिन अब जो है, जो मेडिटेशन करेगा, जो उस तरह का मेडिटेशन करेगा जो अपने थॉट प्रोसेस को अल्टर कर लेगा, वो डेड पोर्शन फिर से एक्टिव हो जाएगा। अभी हम लोगों का एक चल रहा था, चूंकि मेरा यही फील्ड है ओरिजिनली, तो हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चल रहा था। तो सैमोन रामैन करके न्यूरो साइंटिस्ट है जो इंडियन है, श्याम राम उनका नाम है, लेकिन अब अमेरिका में जाकर उन्होंने अपना नाम सैमोन रामैन रख लिया है। आप लोग में से बहुत जानते होंगे, इंडिया में फ्रीक्वेंट है। उन्होंने कहा कि वो जो डेड पोर्शन है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। तो एक महिला थी, उसने, वो न्यूरो साइंटिस्ट थी, उसने कहा कि करेक्ट हो सकता है, और ये प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया है। मेरा स्ट्रोक लगा था, एक पोर्शन जो है वो मेरा डिसफंक्शनल हो गया था, मेडिटेशन के द्वारा मैंने उसको एक्टिव कर लिया। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो बौद्ध दर्शन का, खासकर जो कंटेम्पलेटिव साइंस का देन है, जो जिसको अभी पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। और आपको बता दें कि इवान थॉमसन है, डैनियल जेल सिगेन है, जिन्होंने माइंडफुल ब्रेन की बात की है, जो पूरा का पूरा बुद्धिज्म बौद्ध दर्शन पे आधारित है। इस तरह से जो है वो साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस में बहुत परिवर्तन आया बौद्ध दर्शन के कारण। तो अब 7 नहीं, अब बुद्धिस्ट स्टडीज में 8वां विषय भी जुड़ना चाहिए, अप्लाइड बुद्धिज्म। इसके बाद अब पूरी दुनिया के लोग जो बुद्धिस्ट मेडिटेटिव साइंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, मैं कुछ नाम दे देता हूं आपको।
जैसे एक नाम है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम MBSR, ये जॉन कवार्ट जीन के द्वारा दिया गया है। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ये अपने पेशेंट्स को इसके द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं डिप्रेशन में और बाकी चीज़ों में। ठीक है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, आपको बताया ना कि स्ट्रेस रिडक्शन आप मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं और आपके दोस्त भी आपका स्ट्रेस रिडक्शन भारत में करते हैं। दूसरा है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरापी MBCT, ये बेक एंड एलिस नाम के दो विद्वानों ने इस पे किया है। ये भी पूरी तरह बौद्ध विपश्यना पे आधारित है। तीसरा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरापी, ये पद्मश्री डिसिल्वा एक श्रीलंका के प्रोफेसर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और वो मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने इस टूल को इस्टेब्लिश किया है। और इस तरीके से फिर दूसरा है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरापी, ये है ACT, ये मेलकॉम हक्स्टर के द्वारा ये किया गया है। उसी तरह से है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरापी, ये मार्शा लिंचेन के द्वारा US में किया गया है। साइकोडायनामिक साइकोथेरापी, ये मार्क जेप्सन के द्वारा किया गया है। इमोशन फोकस्ड थेरापी और माइंडफुलनेस बेस्ड थेरापी EFT, ये लेस्ली ग्रीनबर्ग के द्वारा किया गया है। ये सारी चीजें अभी मैं रसिया में एक नए मेथड पे मैं काम कर रहा हूँ कैंसर के डॉक्टर्स के साथ। जैसे आप जानते हैं इंडिया में कैंसर का डिटेक्शन जैसे ही होता है वैसे ही आधा लाइफ वहीं खत्म हो जाता है। लोग वहीं सोचते हैं कि अब तो मरना तय है। हम लोगों का जो हमारा ग्रुप है, जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम लोग एक तो दो चीज पे काम कर रहे हैं। एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम पे आप में से सब लोग जाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट साल में एक बार कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ये सब कराते हैं। 1000, 1500, 2000, 4000 खर्च सब लोग करते हैं मल्टी ऑर्गन टेस्ट करवा के, फुल बॉडी चेकअप भी शुरू करते हैं। लेकिन हम में से कोई भी कैंसर का चेकअप नहीं करवाता, जो कि सबसे एसेंशियल है, क्योंकि प्रतिदिन हम कैंसर के एजेंट को कंज्यूम करते हैं, खाने के रूप में, हवा के रूप में। जैसे एक तो भारत में और विकसित देशों में ये चीज है, उस पे भारत जैसे देश में लास्ट स्टेज में ही कैंसर डिटेक्ट होता है, जो कि क्योर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस पर भी मेडिटेटिव सिस्टम और बाकी जो एटीट्यूडिनल चेंज के द्वारा किया जा सकता है। इस पे भी काफी काम, तो अभी जैसे ही मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया, उस हाउस को लीड कर रही थी, चेयर कर रही थी वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर, बुरियातिया प्रोविंस है रशिया में, वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर। पेपर खत्म होते ही अपने चेयर से उठ के बोली कि कल आपको इस पे मिनिस्ट्री में प्रेजेंट करना होगा। अब जबरदस्ती मुझे ले जाके 3 घंटे मिनिस्ट्री में पूरा प्रेजेंटेशन चुकी है। मिनिस्ट्री में सारे डॉक्टर्स थे वहाँ, और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन में करवाया। इस तरह से तो हम लोगों का टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। 2002 से माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट है, दलाई लामा के सहयोग से अमेरिकन ने बनाया है। उसमें हम लोग, मैं पर्सनली ट्रेनिंग के लिए जाता था। 2009 में मैं गया थाईलैंड में, मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ की, माहिडोल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था हम लोगों ने। ऐसे ऐसे वंडरफुल रिजल्ट आए कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जो बुद्धिस्ट थेरापी पे काम कर रहे हैं वो लोग आए हुए। तो इस तरीके से, और एक जो मैं बता देता हूँ वो आप लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। एक स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर मेडिसिन के थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पेशेंट को 2 भाग में बांटा, सेम डिजीज को। 50% को मैं मेडिटेशनल थेरापी देना शुरू किया प्रतिदिन, और 50% को नॉर्मल मेडिसिन दिया। जो 50% को मेडिटेशनल थेरापी दिया, 30% ड्रग में वो ठीक हो गया।
मतलब 100 में 30 टैबलेट में वो ठीक हो गया। जिसको नहीं दिया गया उसको 100 टैबलेट खाने पड़े। अब ये देखिए कितना वंडरफुल रिजल्ट है। ये किसी भी डिजीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिटेशन पे बैठ सकते हैं रोज 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये 7 के बाद ये 8वां विषय जुड़ गया बुद्धिस्ट स्टडीज में। कुलपति महोदय से मैं कहूंगा कि अब इस चीज को भी कंसीडर करें। 9वां चीज है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जब अर्थ समिट होना शुरू हुआ रियो डी जेनेरियो में और अलग जगह पे, तो वहां पे एनजीओ भी जाके अपना समिट करता था पैरेलल। भारत से वंदना शिवा और बाकी सुंदरलाल बहुगुणा ये लोग गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रिलीजियस लीडर्स को भी बुलाया जाए कि स्क्रिप्चर्स में क्या है इकोलॉजी के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो भारत का तो पूरा यही आपका पूजा पाठ ही शुरू नहीं होता है जब तक आप वनस्पति शांति, अंतरिक्ष शांति और पृथ्वी शांति की बात नहीं करते हैं। तो जब इस पे बात हुआ तो एक नया विषय जन्म लिया, वो था